गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर बेनिफिशियरी रूल्स एंड स्कीम्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मीन्स रन बाय द राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके लास्ट क्लास में हम लोग ने लीगल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस किया था, फिर उसकी मेजर्स को भी डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसके बेनिफिशियरी स्कीम्स पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन सी बेनिफिशियरी स्कीम्स जो है रन की है स्टेट के अंदर to give the benefits to the people. The first one is financial assistance in case of death due to accident. अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियली थोड़ा असिस्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं थोड़ी बहुत हेल्प. Now financial assistance of 5 lakh rupees is provided in case of a registered worker from unorganized sector dying in an accident. तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख रुपीज़ की असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे जो वर्कर वर्क करते हैं, रजिस्टर्ड वर्कर्स है लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब करते हुए मे बी एनी एक्सीडेंट अराइजेस तो उसे वो 5 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे. सेकेंड, मेडिकल ग्रांट रिलीफ स्कीम. नाउ रजिस्टर्ड वर्कर्स जो भी है, जो वर्कर्स गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, are provided 1 lakh rupees as medical assistance for treatment. तो उनको ट्रीटमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो इजीली गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं बिकॉज द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग 1 लाख रुपीज़. उनको 1 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ओनली फॉर द रजिस्टर्ड वर्कर्स. ये ध्यान रखना कि जो रजिस्टर्ड होते हैं. फिर नेक्स्ट थर्ड, स्कॉलरशिप्स फॉर चिल्ड्रंस ऑफ वर्कर इंगेज इन कंस्ट्रक्शन वर्क. तो यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज्ड होते हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि स्कीम्स ऑफ ग्रांटिंग स्कॉलरशिप्स ऑफ ₹1,000 टू बॉयज़ फॉर सच फैमिलीज एंड 15,000 टू गर्ल्स स्टडिंग इन क्लासेस 6 to 8. तो यहाँ पे 6 to 8 जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 1,000 रुपीज़ बॉयज़ को एंड 1,500 रुपीज़ गर्ल्स के लिए इशू करेंगे गवर्नमेंट स्टडिंग अगेन द क्लासेस 6 to 8 के लिए. एंड 24,400 टू गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 9 to 12 एंड 4,000 टू बॉयज़ एंड 5,000 टू गर्ल्स स्टडिंग ऑन ग्रेजुएट लेवल. तो इस तरह से अलग अलग लेवल जिस तरह से इंक्रीज होता है अमाउंट ऑफ मनी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. नाउ 8,000 टू गर्ल्स स्टडिंग ऑन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल has been implemented also. So this is also a good scholarship provided by the government. So those who are unable to afford the charges of the educations, so they can easily grab this one, the scholarship. तो easily ये scholarships जो है वो आराम से अगर पढ़ने की इच्छा है तो इस scholarship वो यूज़ कर सकते हैं. There was also some criteria that they have to pass some level of examinations, then they can get this scholarship. Now number 4, delivery assistance program under women's welfare scheme for 2 deliveries, financial assistance of 6,000. Now financial assistance of 6,000 per delivery is being provided. तो गवर्नमेंट ने भी मेनली वुमेन्स के लिए प्रोग्राम्स है कि 2 डिलीवरीज तक गवर्नमेंट जो है मोस्टली. तो इससे ये भी है कि फैमिली प्रोग्राम्स जो वेलफेयर प्रोग्राम्स के साथ साथ फैमिली प्रोग्राम्स भी हो जाएगी कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगे 6,000 पर डिलीवरी के अकॉर्डिंग. तो 2 डिलीवरीज ईजिली ताकि वो वापस इसके बारे में जो है उसको वापस पैसे भी नहीं मिलेंगे, 2 डिलीवरीज तक ही मिलेंगे. तो ये हो गया उसको असिस्ट प्रोवाइड करना. राजस्थान विश्वकर्मा कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड है उनको पेंशन, ताकि क्योंकि इनका कोई मतलब आफ्टर जो एक एज होता है उसके बाद वो काम नहीं कर पाते तो उनके लिए गवर्नमेंट उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए उनको पेंशन प्रोवाइड कर रही है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए. तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन इज प्रोवाइडेड फॉर लाइफ सिक्योरिटी ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स. सो दोज हु वर्कड एज अ रजिस्टर्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. मातृत्व लव्य अभियम 1961 में
ये शुरुआत किया गया है। द रजिस्टर्ड वुमेन वर्कर्स हैव द राइट टू गेट 6 week paid leave before the birth of the child and 6 week paid leave after the birth of the child। तो ये गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है कि रजिस्टर्ड वुमेन्स जो वर्कर्स जो है जो वर्क करती है सो दे कैन गेट द लीव विथ पेड, कि उनकी पेमेंट नहीं कटेगी 6 weeks बिफोर बर्थ से पहले 6 weeks एंड आफ्टर बर्थ के बाद भी 6 weeks जो है वो इजीली उनकी लीव है विथ पे, उनकी पेमेंट नहीं कटेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया हुआ है। न 7th, स्टेट इंश्योरेंस एंड वर्कर प्रोवाइडेड फंड स्कीम। तो स्टेट इंश्योरेंस एंड वर्कर के इंश्योरेंस एंड फंड प्रोवाइड करना, तो ये भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इज बीइंग डन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉयज़, कि जो भी वर्क करे थोड़ा थोड़ा पैसे उनको लाइफ में आफ्टर जब उनका काम खत्म हो जाएगा रिटायरमेंट के समय, तो दे विल गेट सम अमाउंट ऑफ मनी। तो इसी तरह से ये स्कीम भी लॉन्च किया गया है। 8, द प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। यहाँ पर कुछ चेंजेस में किया गया है दैट द मैरिज ऑफ द बॉय of less than 21 of age and girls is of less than 18 years of age is called child marriage। तो अगर बॉयज़ अंडर 21 है, बिलो 21 है और 18 गर्ल्स 18 से भी नहीं बिलो है, तो वो मैरिज जो होगा उसको चाइल्ड मैरिज के नाम से बुलाया जाएगा एंड देयर विल बी अ क्राइम, ये क्रिमिनल पनिशमेंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स इफ द पेरेंट्स कंडक्ट चाइल्ड मैरिज ऑफ दियर सिबलिंग, तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी करवा रहे हैं सिबलिंग या फिर उनके खुद के अपने भाई बहन उनका या फिर अपने बच्चों का, देन दे कैन बी सेंटेंस टू 2 years ऑफ रिगोरियस पनिशमेंट। तो उसको 2 साल की सज़ा होगी या फिर 1 लाख रुपीज़ फाइन भरना पड़ेगा या फिर कभी कभी दोनों ही फाइन के साथ साथ जेल भी जानी पड़ेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है 2006 में। नाउ एंटी कॉपिंग एक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभी ये क्वेश्चंस अलग से दे दिया जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस होती है व्हाट आर द स्कीम्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। या फिर कभी कभी पर्टिकुलर एक इसमें से स्कीम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे मोस्टली ये एंटी कॉपिंग एक्ट जो है ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, ताकि उसको जो चीटिंग होती है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। एक्ट 1992 में देयर इज अ प्रोविजंस ऑफ 3 year पनिशमेंट। तो ये 3 years की पनिशमेंट होती है इफ द स्टूडेंट चीट और यूजेस अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। अगर कोई स्टूडेंट्स चीट करता हुआ पकड़ा जाए या फिर अनफेयर अलग तरीके से एग्जामिनेशन में चीटिंग करता हुआ दिखा, तो एक क्रिमिनल केस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर स्टूडेंट्स। तो उसके नाम पे क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाएगा और ही और शी इज बीन रस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल्स ऑल्सो, उसको स्कूल से निकाल भी दिया जाएगा। तो ये इसे कहा गया एंटी कॉपिंग एक्ट, जो ये मोस्टली ताकि बच्चे जो है चीटिंग ना करें और अपनी पढ़ाई खुद से करें। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आज राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसे RTI के नाम से भी जाना जाता है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो इस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो उससे पहले पढ़ते हैं that the Indian Constitution has provided right to information to all the citizens of India, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी राइट्स है, राइट्स दिया गया सिटीजन्स को कि जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास वो थोड़ा सिटीजन्स के साथ भी डिस्कस करे, उनको इन्फॉर्म किया जाए। द पब्लिक पेड टैक्सेस, देयरफॉर इट इज़ द राइट टू नो वेदर द अमाउंट पेड बाय इट इज़ यूज्ड फॉर राइट वर्क्स और नॉट। क्योंकि जो पब्लिक पेमेंट करती है टैक्स, उस टैक्स से ही गवर्नमेंट्स के बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो पब्लिक्स की राइट्स होती है कि वो अपनी पूछे कि जो उन्होंने टैक्स दिया इट शुड बी यूज्ड इन अ राइट वे और इन अ रॉन्ग वे। सो दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क, कि जो काम है किस तरह से, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, इज अ गवर्नमेंट फुल आंसरेबल टू द पब्लिक और नॉट। तो क्या ये गवर्नमेंट जो है वो फुल आंसरेबल है पब्लिक्स के या नहीं है। इफ़ अ सिटीजन्स डिमांड, तो इफ़ अ सिटीजन्स डिमांड देन एवरी गवर्नमेंट्स ऑफिसर एम्प्लॉयज़ जो भी है इज ड्यूटीफुली बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हिम। तो जब भी कोई सिटीजन उनसे पूछता है, डिमांड करता गवर्नमेंट ऑफिसर से, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो बीइंग गेटिंग इंफॉर्मेशन इज अ राइट
of every citizen and this itself is the right to information. तो गेटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब सभी सिटीजन्स को उसके बारे में इन्फॉर्म्ड मिलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, और ये सभी सिटीजन्स की अधिकार है कि राइट टू इन्फॉर्म्ड हो वो, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी बेनिफिट्स क्या है, तो गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये चीज़ है। तो इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में ऐसे लीगली, क्योंकि मोस्टली कोई इनको बताते कोई नहीं बताते, तो इसके लिए राइट्स लीगली इसको बना दिया गया एंड इट वॉज पास्ड इन लोकसभा ऑन 15 जून 2005 में ऐसे लीगली इम्प्लीमेंट करवाया गया। सो आफ्टर द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट this law has been implemented in the entire country from 13th October 2005। तो 15 जून में ये इम्प्लीमेंट पास हो गया लोकसभा में, राज्यसभा, देन मूव टू प्रेसिडेंट एंड ओवरऑल पूरे कंट्री के अंदर इसे इम्प्लीमेंट शुरुआत की थी 13th अक्टूबर से। सो अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एवरी सिटीजन हैज़ बिन गिवन और प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग राइट्स। तो सभी सिटीजन्स के पास राइट्स है जो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी जानना चाहे तो उन्हें इन्फॉर्म्ड हो सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सभी सिटीजन्स के राइट्स है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, कोई भी ऑफिस से, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, इसे गवर्नमेंट उसे मना नहीं करेगी। द नेक्स्ट इज any citizens can check the documents and records and can take certified copies of the documents। कोई भी सिटीजन्स की चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स मिल सकती है, रिकॉर्ड्स देखना चाहे या फिर उसकी कॉपी फोटो सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, उसकी वैसी कॉपी चाहिए, वो भी उनसे ले सकते हैं, उनके पास ये राइट्स है। थर्ड, ही कैन ऑल्सो मॉनिटर द वर्क, या फिर वो खुद वहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं कि काम कैसा होता है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी उनका काम है। फोर्थ, ही कैन ऑल्सो टेक सैम्पल ऑफ आइटम्स यूज इन वर्क, और उसके सैम्पल्स जिस तरह से काम हो जा रहा है उस काम का वो सैम्पल भी ले सकते हैं कि वहाँ पर मतलब मान लो कि फूड फैक्ट्री है, तो अगर फूड फैक्ट्रीज पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी सैम्पल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों का वो सैम्पल यूज़ ले सकते हैं। ही कैन ऑल्सो ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स, साथ में अगर उनको इन्फॉर्मेशन रिटर्न में चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी मिल सकता है CD या फिर फ्लॉपी के रूप में। सिक्स्थ, अ सिटीजन्स कैन ऑल्सो ऑब्टेन रिकॉर्ड मस्ट रोल ऑफ वेज, जो रोल बुक होती है वो, डॉक्यूमेंट्स ऑफ लॉग बुक, टेंडर, स्कीम ऑफ कैश बुक, डिपार्टमेंट, ये सभी चीज़ों पे अगर वो चाहे उसकी रिकॉर्ड्स तो उनको ये सब चीज़ों की रिकॉर्ड भी मिल सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकती है। नाउ व्हाट आर द मेथड, तो ये प्रोवाइड हमें करिए, लेकिन इसका मेथड क्या, हम कैसे इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसे हम कैसे ले सकते हैं। सो एनी सिटीजन्स हुज desire to obtain information have to given an applications in a prescribed format। तो जिसे भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले उनको एक तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। Along with the application he has to deposit 10 rupees in cash or in form of postal order। इसके साथ साथ अगर वो चाहे तो 10 रुपीज़ फॉर्म के साथ उनको फीस देना पड़ेगा, दैट वॉज कॉल्ड 10 रुपीज़। वो कैश भी दे सकते हैं या फिर पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भी उसको दे सकते हैं। अब आता है कि इन्फॉर्मेशन वो कैसे कलेक्ट करेंगे। तो पहला है, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉपी ऑफ लार्ज साइज पेपर, तो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा साइज लेना चाहते हो, देन ही विल हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस। तो अगर वो फोटो कॉपी जो भी कॉपीज़ है वो बड़ा है थोड़ा सा, तो उसके थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज वो लेंगे फिर बाद में। सेकेंड, फॉर अ CD और फ्लॉपी, अगर CD और फ्लॉपी में आपको चाहिए तो आपको 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। थर्ड, फॉर फोटो कॉपी, अगर फोटो कॉपी चाहिए तो 2 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। फोर्थ, आफ्टर डिपोजिंग 10 रुपीज़ टू गो थ्रू अ रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था 10 रुपीज़ सबमिट की थी, डिपॉजिट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कोई भी रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। इट कैन बी चेक फ्री फॉर 1 आवर, तो 1 घंटे का ही समय होता है, आप उसको चेक कर सकते हो। एंड आफ्टर डैट, उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं आपने सही से देखा नहीं, आपका रह गया है, तो फिर यू हैव टू पे मोर मनी, दैट वाज 5 रुपीज़ हैज़ टू बी पेड फॉर एवरी पेड फॉर अ पीरियड ऑफ एवरी 15 और लेस।
तो 15 मिनट या उससे कम के लिए आपको 5 रुपये वापस देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से जितना आपको एक्स्ट्रा लगेगा उसके हिसाब से काउंटेबल हो जाएगा। Citizens will be able to obtain information within 30 days of his applications। तो जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी तो उसको सबमिट करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन जो है कब तक मिलनी चाहिए, 30 डेज के अंदर। Now 6 is information regarding a person's life or freedoms can be obtained within 48 hours के अंदर। मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा चाहिए जो किसी की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं विद इन 48 आवर्स के अंदर। इसमें वो मना नहीं कर सकते। Assist information officers will collect information within 35 days and provide it to the respective individuals। और उसके साथ साथ अगर आपको उसकी किसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था तो जो भी उसको हेल्प कंडक्ट कर रहा था, इन्फॉर्म ले रहा था, तो असिस्ट इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर्स है जो वो असिस्ट कर रहा है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो सबसे पहले कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन 35 डेज के अंदर। फिर वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगर कोई अलग सी इन्फॉर्मेशन होती है ना, नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद इन द फिक्स टाइम पीरियड will be regarded as a refusal from providing information। अगर किसी ने टाइम पीरियड के अंदर अपना काम नहीं किया, आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो रिगार्ड किया जाएगा और उसे ऐसे लिया जाएगा कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, मतलब उसने उसने जो है आपको इन्फॉर्म नहीं किया जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप ले सकते हो, तो मतलब इसके खिलाफ भी केस बन सकती है। हमको कहाँ जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं इजीली। नाउ अब आता है फाइन इन केस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और पेनल्टीज। तो अगर किसी ने आपको इन्फॉर्म नहीं दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, तो उसकी पेनल्टीज लग सकती है। फाइन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या रखा उसके लिए, इफ द ऑफिसर हु हैज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन विदाउट एनी ड्यू केस और प्रोवाइड इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, जो मतलब सही नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है, then in such cases there is a provisions of penalty of ₹250 daily to the maximum amount of 25,000। तो अगर किसी ने मना कर दिया, प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं दे रहा है, या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, इनकम्प्लीट है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इन दैट केस वो ऑफिसर्स को इजीली पेनल्टी होगी 250 डेली के हिसाब से, और ज़्यादा से, ये तो मिनिमम हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 ये भी पेनल्टी लगती है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन कमीशन कैन ऑल्सो रिकमेंड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं, ये इसके खिलाफ भी एक एक्शन ले सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस, कि उसने काम नहीं किया तो डिपेंड करता है। Now, what type of information cannot be obtained? तो ये इन्फॉर्मेशन तो हम RTI के थ्रू इन्फॉर्म ले सकते थे, बट कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो सही नहीं होता है सब इन्फॉर्मेशन कि वो बताया जाए सिटीजन्स को। सो द इन्फॉर्मेशन विच शुड नॉट बी और कैन नॉट बी ऑब्टेन, जो हमें नहीं मिल सकता, वो क्या क्या है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ डिफेंस पॉलिसीज, साइंस, इकोनॉमिक अफेयर, ये भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकता क्योंकि इससे क्या है, हमारा डेवलपमेंट रिलेटेड होती है, तो हम इसको किसी भी सिटीजन्स को देने से मतलब वो कहीं ना कहीं लीक हो जाएगा, और लीक होने से मतलब जो हमारे दुश्मन होंगे, एनिमीज कंट्रीज होंगी, कोई भी होगा, दे कैन यूज़ एज अ वेपन, हथियार के थ्रू ये यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमें बाहर देशों से मिला है वो भी हम इनको इन्फॉर्म नहीं कर सकते, सिटीजन्स को नहीं बता सकते। फोर्थ, सच इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच राइट ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर इज एक्सप्लॉयटेड। कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो राइट्स के खिलाफ जाती, कोर्ट्स के खिलाफ जाती, पार्लियामेंट्स के खिलाफ जाती, लेजिस्लेचर्स को, तो वो एक्सप्लॉयट मतलब उससे उनकी छवि खराब होती है, तो वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। फिफ्थ, सच इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद सीक्रेट सर्विस ब्यूरो। तो जो मतलब जो सर्विसेज करती है, वो जो CBI मतलब होती है, रॉ होती है, जो हमारी
सिक्योरिटी के बारे में, देश के इंफॉर्मेशन बार बहुत सारी चीज़ें होती है जो सीक्रेट होता है। तो ये सीक्रेट ब्यूरो मीन्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो सर्विस सीक्रेट ब्यूरो जो होती है डिपार्टमेंट, उसके बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, क्राइम और बाय विच दे मे बी अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो ओवरऑल जो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, इन सभी इंफॉर्मेशन जो है वो हम नहीं कलेक्ट कर सकते। ये आरटीआई के थ्रू भी हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हम किन से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला है इन ग्राम पंचायत, सबसे पहले ग्राम पंचायत से शुरू करेंगे नीचे से। तो सेक्रेटरी जो होती है ग्राम पंचायत के अंदर, या फिर ग्राम सेवक जो होता है उनसे। सेकंड, इन पंचायत समिति में डेवलपमेंट ऑफिसर्स उनके पास। थर्ड, इन जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। इन नगर पालिका में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। फिर इन इंस्टीट्यूशंस एडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के थ्रू चलती है, उसमें भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ जो होता है रजिस्ट्रार होता है, वो रजिस्ट्रार उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते हैं तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं अंडर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उससे सीनियर मोस्ट, उनसे हम कलेक्ट कर सकते हैं ना। इन स्टेट सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, ये सारा जो है हमें अलग अलग बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड एरिया वाइज है। तो इसीलिए शुरुआत थी ग्राम पंचायत से जो स्टेट तक गई। तो ये ऑफिसर्स है जो हमें अपने इंफॉर्मेशन के बारे में कलेक्ट करने जहाँ चाहिए हमें उनको इनसे मिल सकती है। फिर आता है टेन्योर ऑफ अपील्स। तो आपको जब अपील करना, इन्फॉर्मेशन लेना है, तो विद इन 30 days ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, अपील कैन बी मेड इन द ऑफिस ऑफ द सीनियर ऑफिस। कि अगर आपको 30 days की ऑब्टेनेशन, 30 दिन के अंदर जो आपको बोला गया था कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं, तो 30 days की टाइम जो थी वो एक्सटेंड हो गई है। तब अब इसकी जो है जैसे मतलब अपील कर सकते हैं कि मुझे 30 days हो गया लेकिन मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन जो है इसके नहीं मिल पाई है। तो इसकी जो कंप्लेन होती है, वी कैन मूव टू दैट वाज कॉल्ड अपील। उसको हम अपील कर सकते हैं कि सीनियर जो ऑफिसर्स होंगे उसके पास जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। तो ये हो गया 10 years ऑफ अपील्स। तो इस तरह से आफ्टर 30 days वी हैव टू वेट फॉर 30 days, देन वी विल टेक द एक्शंस। तो ये हो सकता है अपील कैन बी मेड इन द ऑफिस ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। नाउ एपेलाइट ऑफिसर्स की अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो फर्स्ट अपील अगेंस्ट ग्राम सेवक कैन बी मेड। तो अगर आपको नीचे से स्टार्ट करना तो सबसे पहले ग्राम सेवक से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पंचायत। तो ग्राम सेवक में अगर आपकी बात किसी ने नहीं सुनी तो आप कैन बी मेड टू सरपंच, तो हम सरपंच को बताएंगे। अपील अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं कैन बी मेड टू प्रधान को बताएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने सुना नहीं, उसने काम नहीं किया, तो उसकी अपील किसके पास जाएगी, प्रधान के पास जाएगी। एडिशनल कलेक्टर्स कैन बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। एडिशनल कलेक्टर्स की आप जो है अपील किसको कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ हियरिंग नॉट कंडक्टेड विद इन 30 days ऑफ अपील, तो 30 days की अपील्स में फिर भी अगर आपकी अपील नहीं सुनी गई तो सेकेंड अपील कैन बी मेड टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आपने पहला अपील किया यहाँ पर, फिर नहीं हुआ तो आपने किसी और जिसकी आप उसके बाद नेक्स्ट जो था, जैसे ग्राम सेवक के बाद सरपंच आया, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के बाद आया जो प्रधान आया, वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम सेकेंड अपील करेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस के बाद। तो हमारा सेकेंड इंफॉर्मेशन अपील जो होता है वो होगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस। तो इसी तरह से ये भी अपील जो होती है फ्रॉम लोअर टू द हाईएस्ट इसी तरह से जाती है। तो ये हमारा जो चैप्टर था कंज्यूमर्स एंड लीगल अवेयरनेस वाला, ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद। थैंक यू।